हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आपके लिए लेकर आ गई हूँ हमारे क्लास 12th का आदरणीय एक चैप्टर और वो है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, उसका आज हम करने वाले हैं L11 यानी कि 11th वाला लेक्चर। और जान के आपको खुशी होगी, वही एंडिंग की तरफ चल रहा है और ये चैप्टर फ्लो था। आज जो हम करने वाले हैं वह सहोपकारिता सहभोजिता करेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल जैसे प्रोटिस्टा कवक में क्या होता है, जंतु अंजीर में क्या रिलेशन है, लैंगिक कपट और छद्म मैथुन क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, वो आपको देखना है। और भाई सिलेबस एंड हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप सब तैयारियों में जुट गए होंगे, क्योंकि वही दिवाली के धमाके उठने वाले हैं और दिवाली के साथ आपके धमाके ना उड़ जाए, इसलिए अब आपको मुझे लगता है सीरियस होके पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मैं सिर्फ 12th के लिए ही नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आपको भाई 12th के साथ जो भी आप कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं 12th के साथ वाला जो 12th के अपीयरिंग के साथ दे सकते हैं, वो आपको करना ही है, तभी मज़ा आएगा मेरे पढ़ाने का, मेरी इस घनघोर तपस्या का। और आपके ये जो एक एक दो घंटे आप मेरे साथ बिताते हैं, ऐप वाले बच्चे जिनके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रहे हैं, जो बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए दोनों के इम्पोर्टेंट रहेंगे वो, तो भाई तभी मज़ा आएगा, तभी सुकून मिलेगा। बाकी तो एक साल ड्रॉप करके तो कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, भाई करने वाले करते हैं, लेकिन वही कह रही हूँ एकदम एक जो धमाका होता है वो तब होगा जब आप 12th के साथ वो चीज़ कर लेंगे, और तभी मुझे जो है बढ़िया सा कोई गिफ्ट, कोई मैसेज ऐसा आए कि मैम ये कर लिया हमने, ऐसा कोई मैसेज का इंतज़ार है। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहभोजिता और उसको हम कह रहे हैं कॉमनलिज्म। ठीक है, कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म क्या है? कॉमनसेलिज्म कुछ नहीं, जब दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क वो हम देखेंगे कि इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। ठीक है, क्या है, इसको क्या कहते हैं? कॉमनेसेलिज्म। ठीक है, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें। फिर एक आएगा एमनेसेलिज्म, है ना। क्या होगा इसमें? अप्रभावित रहेगी। क्या साइन आएगा? पहली वाली तो लाभ में और दूसरी वाली को कोई प्रभाव नहीं। वो टेबल याद रखो आप, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत तरीके से सवाल आते हैं और इसमें जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो बोर्ड और वही कंपटीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल देके आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सा सहसंबंध है या कौन सा संबंध है, तो आपको वो टेबल भी याद होनी चाहिए, किसको लाभ होता है, किसको हानि होती है, और ये इनके महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो भी। ठीक है, जैसे आम की एक शाखा पर अधिपादप एपीफाइट्स। क्या होते हैं एपीफाइट्स? एपीफाइट्स वो होते हैं जैसे कि मान लो ये आम का एक पेड़ है और आम की एक लंबी चौड़ी कैनोपी फैली हुई है। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम कैनोपी क्या होती है, तो पहले भी समझाइए। कैनोपी होती है कि कोई पेड़ है, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो जंगल में किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, मतलब उनका जो ऊपर का एरिया है, जो शाखाएं हैं, वो कितना घेर रहा है। जैसे कि मान लो ये पेड़ है, इसी से सटा हुआ दूसरा पेड़ है, फिर तीसरा पेड़ है, तो आप अगर टॉप से देखोगे तो आपको जमीन नहीं दिखेगी, आपको पेड़ों का जो है वो सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखेंगी। और अगर बीच बीच में आपको जमीन दिख रही है तो आप बोलोगे पेड़ों की संख्या कम है या घना कम है जंगल। उसको कहते हैं कैनोपी, अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज इन एनी पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पादपों के पाए जाने का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, उसको हम कहते हैं कैनोपी। तो अभी मान लो यहाँ पे भी एक पेड़ है ना, यहाँ पे दूसरा आम का पेड़ है इसी से लगा हुआ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अब नीचे एक छोटू सा बच्चा बेचारा ऐसा छोटा सा इधर लग रहा है, ये कह रहा है मेरे को तो धूप ही नहीं आ रही, सारी धूप तो ये ले लेते, आ भी रही है तो वो मेरे तक नहीं पहुंचती, क्या करूं? तो ये क्या करता है? चालाकी। ये क्या करता है? ये अपनी शाखाओं को ऐसे इसके सहारे ऊपर फैलाएगा और यहाँ पे इस पेड़ पे फैल जाएंगे।
अच्छा, अमरबेल को इस एग्जाम्पल में आप नहीं डालेंगे क्योंकि अमरबेल तो पेड़ पे रहकर उससे खाना भी अवशोषित करती है। ये ऐसा नहीं कर रहा, ये ऐसा अधिपादक वो होते हैं जो बस किसी का सहारा लेके उन पे रहते हैं, बाकी प्रकाश संश्लेषण खुद कर रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, पर वो ऊपर क्यों है? क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिल रही, वो ऐसे सन को देख ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने सोचा हम ऊपर चढ़ के देखेंगे, सनलाइट चाहिए, तो भाई ये अधिपादक होते हैं। तो आम के यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, और भी होते हैं जैसे, लेकिन ज्यादातर आर्किड्स को देखा गया है एपिफाइट्स के फॉर्म में के रूप में उगने वाले आर्किड का पौधा सहभोजिता है। इसमें आम को कोई नुकसान नहीं हो रहा, भाई उसको तो अच्छे से धूप मिल ही रही है, इसको क्या फायदा हो रहा है? इसको सनलाइट मिल रही है ना, इसको फायदा हो रहा है, आम को कोई नुकसान नहीं। तो हो गया प्लस और जीरो का संबंध। ठीक है, वेल की पीठ पर चिपकने वाले बर्नेकेल। अब ये बर्नेकेल क्या होते हैं? ये कैनोपी हटा दूं मैं यहाँ पे क्योंकि मेरी वीआईपी चीज आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, क्या है भाई बर्नेकेल? जरा देखो, ये है बर्नेकेल, ये वेल, ये अब आपको लग रहा होगा ये कैसी वेल है बेटा, ये वेल का पंख है, वेल का एक पंख है जो ऊपर से हमें आधा ही दिख रहा है। वेल की बात कर रही हूँ ना मैं, वेल बहुत बड़ी होती है, मछली की बात नहीं कर रही। तो ये मछली का एक पंख है और यहाँ पे आपको ये ब्राउन ब्राउन से दिख रहे हैं जो बर्नेकल, मैंने आपको कहा था ये ऐसा होता है ना, कल की क्लास में भी बात की है, ऐसे छुग्गे निकले होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर के, ऐसे ट्राइंगल से, है ना, यहाँ पे उनके लाइव रहता है तो ऐसे निकला हुआ रहता है, वरना तो छोटे छोटे, ये बर्नेकल्स हैं। अब ये बर्नेकल्स फिश के ऊपर क्यों, ये वेल के ऊपर क्यों चिपके हुए हैं? वेल जहां जहां घूम रही है, एक तो रहने के लिए जगह, प्लस वेल जहां जहां घूम रही है तो छोटे मोटे जो ये क्या खाते हैं, ये छोटे जो है जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं। तो ये जहां जहां वेल जाती है तो एक तो वेल खा रही है, उसका बचा कुचा जो खाना है, छोटे छोटे पार्टिकल, वो भी इसको मिलते रहते हैं। प्लस जहां जहां वेल जाती है तो इनको खाने पीने की भाई अलग अलग वैरायटी मिलती रहती है, प्लस सुरक्षा मिलती है, भाई वेल के पास कौन आएगा, किसकी हिम्मत है वेल के पास आने की, तो सुरक्षा स्थान ये मिलता है। लेकिन वेल को इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे, बस चिपके हुए हैं। तो हो गया जीरो प्लस का संबंध। ठीक है, ये और देख लो, इसकी भी बात करेंगे। ये कौन है? ये है हमारी प्यारी भैंस लज्जो। ये लज्जो क्या है, आपने देखे हैं कभी ऐसे सीन लाइफ में? मैंने देखा है कि गायों पे, भैंसों पर और इस लज्जो पर ऐसे बर्ड्स बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं ये इसलिए बैठे रहते हैं कि एक तो इसके ऊपर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कीड़े और खाने पीने के कुछ अनाज। भैंस तो पता है आपको कहीं भी डुबकी मार लेती है, गई भैंस पानी में डुबकी मार लेती, गायों पे भी होते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, गायें चलती है तो मिट्टी में जब चलती है तो मिट्टी को इधर उधर कर देती है, तो जब मिट्टी इधर उधर होती है तो उसमें से भी कुछ केंचुए, कुछ बैक्टीरिया बाहर आते हैं, अगर कीड़े जो इनको दिख जाते हैं तो ये वहां जाके खा लेती है। या फिर इसके ऊपर भी अगर कुछ दाना पानी है बॉडी पे भी तो वो भी क्या करती है, ये जो बर्ड्स हैं ये चुग के खा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बर्ड को तो फायदा हो रहा है दोनों तीनों तरीकों से, चाहे तो मिट्टी से भी मिल रहा है, उनकी पीठ पे भी अगर कुछ है तो वो छोटा मोटा खा लेती है, इससे इन पशुओं को कोई फायदा नहीं है, जीरो। तो प्लस और जीरो का ना नुकसान हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये है किसी खेत या घास के मैदान में मवेशी, मवेशी मतलब कैटल, वही गाय भैंसे, वह कैटल, इग्रेट व बगुले। इग्रेट क्या होते हैं? इग्रेट एक बर्ड है, ठीक है, इग्रेट, कैटल इग्रेट बोलते हैं इनको। अब इसमें सब आते हैं, सारे बर्ड्स आते हैं कैटल इग्रेट के अंदर, है ना, कोई बदक, बगुला हो गया, तो कुछ दूसरे बर्ड्स हो गए, कौवा भी देखा होगा आपने बैठे हुए, ये सब सहभोजिता का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, देख लिए दोनों फोटोग्राफ, लज्जो को देख लिया, लाजवंती देवी। ठीक है, समुद्री एनीमोन व इसके दंशन स्पर्शक के बीच रहने वाले क्लाउन फिश, ये भी क्या है, ये सारे एग्जाम्पल आपको भाई क्या करें, याद करने पड़ेंगे, इसलिए फोटो दिखाती हूँ, थोड़ा याद करने में दिक्कत हो जाए, इजी हो जाए। भाई समुद्री एनीमोन क्या होता है? तो जो सी एनीमोन होता है, सी एनीमोन का फोटोग्राफ क्लास 11th, ऐसा कभी देखा है आपने? इनको पहचानते हैं आप?
ऐसा कुछ याद आ रहा हो पुरानी कहानियों में। ये इसके दंशक है, टेंटाकल्स है इसके, टेंटाकल्स है। ये समुद्री एनिमोन है, सी एनिमोन जिसको कहते हैं। ऐसा दिखता है। अब ओरिजिनल फोटो तो आपने देखा होगा 11th में, या मैं जो 11th की क्लासें ले रही है मेरी उन्होंने देखा होगा। वहाँ पे मैं फोटोग्राफ बढ़िया से बताती हूँ क्योंकि वहाँ पे है प्लांट एनिमल सब। इस पे क्या होते हैं, बीच बीच में एक छोटी सी बिचारी प्याली सी मछली रहती है ऐसी इनके बीच बीच में। अब ये मछली इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन ये मछली यहाँ क्यों है? क्योंकि ये जो टेंटाकल्स होते हैं ये विषैले होते हैं। जब समुद्री एनिमोन को लगता है कोई हमलावर मेरे पास आ रहा है तो ये टेंटाकल्स को ऐसे ऐसे करता है, जिसको भी टेंटाकल्स लगता है वो ऊपर चला जाता है। तो इस वजह से सी एनिमोन के आसपास कोई नहीं आता क्योंकि उसको पता है ये खतरनाक है, डेंजरस, ठीक है। तो ये आता नहीं है। अब आता नहीं है तो ये फिश आराम से इसके दंशक में रह जाती है। ये दंश में ऐसे रहती है कि इसको नहीं लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सोचोगे भाई इसको मछली को भी तो मार देगा। बहुत छोटी सी होती है क्लाउन फिश, है ना, बहुत छोटी। तो मतलब आपकी बिल्कुल जरा सी, इत्तू सी। तो उसके दंशक में के बीच रहने वाली जो क्लाउन फिश है, तो क्लाउन फिश और सी एनिमोन, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, समुद्री सी एनिमोन और क्लाउन फिश में संबंध है। फिर 4 ऑप्शन बताओ कौन सा है? सहभोजिता, सहोपकारिता, है ना, ठीक है। इसमें मछली को अपने परभक्षी, परभक्षी का मतलब जो मछली को खाते हैं, उस क्लाउन फिश को खाने वाले से सुरक्षा मिल जाती है क्योंकि परभक्षी सी एनिमोन के दंशक स्पर्शों से दूर बने रहते हैं, नहीं आएंगे। उनको पता है ये डेंजरस खिलाड़ी है। डेंजरस खिलाड़ी पार्ट 1, डेंजरस खिलाड़ी पार्ट 2 देखते हो हॉलीवुड मूवी? आजकल बड़ा शौक चढ़ा है बच्चों को। नेक्स्ट है सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या है? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ड तो आपने जरूर इंग्लिश में सुना होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये, ऐसे बोलते हैं आजकल लोग, है ना। म्यूचुअल का मतलब दोनों की सहमति से, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। अब यहाँ पे क्या मतलब है? सहोपकारिता 2 प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी सहजीवी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों ही प्रजातियों को लाभ होता है। हो गया ना, दोनों की सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, इससे याद कर सकते हो। और सहोपकारिता से भी याद कर सकते हो, मैंने इसको तोड़ के बताया था। सहोपकारिता, सह मतलब साथ साथ, उपकारिता मतलब उपकार करना, मतलब साथ साथ उपकार करना। अब साथ साथ उपकार कैसे करेंगे? जब दोनों एक दूसरे पे करेंगे, ठीक है। चलो उदाहरण देखो इनके। सबसे पहले मोनेरा किंगडम की बात करें। अब आपकी एनसीईआरटी में वही सब लाइनों में बीच बीच में ये दे रखे हैं, मैं आपको टॉपिक बना के इसको शो कर रही हूँ कि मोनेरा में क्या सहोपकारिता है, प्रोटिस्टा में क्या है, ये सब हम देखेंगे। मोनेरा जगत किस प्रकार से सहोपकारिता रखता है? अब सवाल ये मत पूछ लेना मैम मोनेरा क्या होता है। प्लांट किंगडम है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा सब बैक्टीरियाज आते हैं इसके अंदर। जीवाणु जो मनुष्य की आहार नाल में निवास करते हैं, मनुष्य से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में ऐसे विटामिन व अन्य पदार्थ संश्लेषित कर मनुष्य को उपलब्ध कराते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है जी, है, रहता क्या है? लैक्टोबैसिलस, ये तो हमने पढ़ा भी है, जो हमने पढ़ा था खाद्य उपयोग वाला चैप्टर, दही का एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था मैंने। लैक्टोबैसिलस, तब मैंने आपसे कहा था कि दही में लैक्टोबैसिलस होता है और हमारी इंटेस्टाइन में भी लैक्टोबैसिलस रहता है, जिसको लैब बैक्टीरिया भी कहते हैं। लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं, है ना। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में क्या काम करता है? हमारे डाइजेशन में सहायक होता है। और उसके लिए हमने एक वो याकुट वाला ऐड भी बताया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें भी यही है, बैक्टीरिया होते हैं उसमें, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बायो न्यूट्रिएंट जैसे। तो स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस और भी होता है, इस्चेरिशिया कोलाई भी होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, वही बलि का बकरा। तो ये सब क्या करते हैं? ये मनुष्य की आहार नाल में रहते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, बदले में हमारे डाइजेशन में विटामिन, कुछ ऐसे विटामिन है जो जिनको बनाने में ये सहायक है, अन्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। ये एग्जाम्पल लिख सकते हो भाई, 2 याद हो जाने जैसे हैं। प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा कैसे, प्रोटिस्टा में कौन आ गए, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, थोड़ी सी 11th रिवाइज करते चले, है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक मेंबर्स आते हैं, कुछ एल्गीज भी आती हैं इसमें गिनी चुनी, लेकिन ज्यादातर जो है वो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय। जैसे दीमक, अर्थात अब ये दीमक प्रोटिस्टा नहीं है ना, ये दीमक तो ऑर्थोपोडा में आता है, इसको नहीं, आगे वाले पे ध्यान देना है। दीमक अर्थात टर्माइट क्या होते हैं, दीवारों पे दीमक लग जाता है, लकड़ी पे दीमक लग जाता है, ऐसी लाइंस बनाता है मिट्टी जैसी, बोलते दीमक लग गया, किताबों पे लग जाता है। तो दीमक जिसका प्रमुख भोजन लकड़ी है, लकड़ी खाता है ये, इसको खाने में समर्थ नहीं होती अगर इसकी आहार नाल में सेल्यूलोज व लिग्निन को पचाने वाले सहोपकारी प्रोटोजोआ नहीं होते। प्रोटोजोआ आते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है, प्रोटोजोआ है ना, सार्कोडीना, डाइएटम्स, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ का मेंबर है ये कौन कौन, बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज को पचाते हैं। और कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें, एक तो है इसमें एंटेरोबैक्टर क्लोएसी, इसकी स्पेलिंग एक्चुअली ऐसी है क्लोएसी, अब क्लोएकी पढ़ो क्लोएसी पढ़ो वो आप जानो। एक तो ये है ना, क्लेविसेप्स भी रहता है इसमें, क्लेविसेप्स ये भी बैक्टीरिया है प्रोटोजोआ का, ठीक है। क्लोएसी, क्लेविसेप्स ये सब जो है वो क्या है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। मेथेनोजेंस याद है आपको, मैंने कहा था गाय की जो रूमेन होती है उसमें मेथेनोजेंस, बायोगैस जहाँ पे हमने पढ़ा था कि गाय की जो रूमेन होती है उसमें मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मेथेनोजेंस और ये बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है कुछ प्रोटोजोआ इसके अंदर रहते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो इसमें मदद करते हैं सेल्यूलोज का पाचन, क्योंकि लकड़ी में क्या होता है, सेल्यूलोज और लिग्निन। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई का तो आपको पता होगा, लाइकेन सुने हैं कभी, वही आने वाले हैं। लाइकेन एक कवक व प्रकाश संश्लेषी शैवाल के बीच घनिष्ठ सहोपकारिता संबंधों का एक उदाहरण है, और इसको एक और नाम से हम जानते हैं, सहजीवन, सिम्बायोसिस, ये भी कहते हैं ना इसको, सिम्बायोसिस भी कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि हमने इसको चेक किया है कि अगर इन दोनों को जुदा कर दिया जाए तो ये दोनों ही मर जाते हैं, तो ये साथ साथ जीते साथ साथ मरने वाले हैं, असली रिश्ता तो ये निभा रहे हैं, बाकी मूवीज वगैरह में जो डायलॉग है वो तो फालतू के है, ठीक है। चलिए, ये दोनों में से अगर एक को भी हटा दो लाइकेन में से तो लाइकेन डेड हो जाता है ना, लाइकेन भी दिखाया था मैंने 11th वालों को लाइकेन वाले टॉपिक में। इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाता है, जबकि कवक जल व खनिज के अवशोषण, सुरक्षा आदि जैसे कार्य करता है। ये सबको पता है मेरे हिसाब से कि कवक क्या काम कर रहा है, कवक नीचे से खनिज लवण अवशोषित करके एल्गी को देता है, एल्गी जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है और उसका कुछ भाग कवक को भी देता है, दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, जैसे कार्य संपन्न करता है। इसी प्रकार कवक उच्च पौधों की जड़ों में भी पाई जाती है। ये तो क्या है, कवक और एल्गी के बीच का संबंध है। एक है कवक और उच्च पौधों की जड़ों में, माइकोराइजा, माइकोराइजा किसमें होता है, पाइनस एक एग्जाम्पल है इसका, पाइनस में की रूट्स के अंदर फंजाई रहती है, माइकोराइजा बनाती है, ठीक है। बीच सहकारिता संबंध माइकोराइजा कहलाता है। इसमें कवक पौधे की महत्वपूर्ण खनिजों के अवशोषण में मदद करता है तथा पौधे उन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, वही भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जंतु। एनिमल्स के साथ भी क्या है, सहकारिता है, ठीक है। देखो, पौधों को अपने पुष्पों को परागित करने व बीजों के प्रकीर्णन के लिए जंतु की आवश्यकता है। याद करो वो चैप्टर नंबर 2 जब हमने पढ़ा था वायु परागित पुष्प, वन शॉट भी कर चुके हैं अब तो। एक उदाहरण दिया था मैंने वहां पे, यक्का, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग तो ये है इसकी, युक्का भी कहते हैं इसको,
क्या कहा था कि युक्का जो होता है वो क्या होता है, एक पुष्प है जिसपे एक मॉथ होता है, मॉथ, शलभ, वो इसके साथ जो है ऐसा रिलेशन रखता है कि युक्का का फूल जब खिला हुआ रहता है तो मॉथ उसके ऊपर आता है, और जब वो उसका मकरंद या फूल चूस रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, उसके पराग कण मॉथ पे चिपक जाते हैं, फिर मॉथ दूसरे यक्का पुष्प पे जाके उन पराग कणों को ट्रांसफर कर देता है। वायु परागित पुष्प इसी का उदाहरण है, यही है ये, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पुष्प से तो मकरंद मिल रहा है कीटों को, और कीट बदले में क्या कर रहे हैं, उनके पॉलिनेशन में सहायक है। तो ये भी याद हो जाएगा, ऐसा कोई खतरनाक वाला नहीं है, ठीक है। प्रकीर्णन के लिए होते हैं अनेक ऐसे पुष्प हैं जो परागकण करता जंतु जैसे कीट आदि की अनुपस्थिति में परागित नहीं हो पाते। ये यक्का ऐसा ही है, अगर इसके साथ वो शलभ नहीं रहे, शलभ नहीं आए इसके पास, तो ये कभी परागित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस संबंध में हम बात उसी की कर रहे हैं जो भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तो इसमें अगर यक्का को ये नहीं मिले शलभ, युक्का या यक्का, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी यक्का बोलती है, स्पेलिंग युक्का है इसकी, तो यक्का को अगर ये शलभ नहीं आए, ये मॉथ नहीं आएगा इसके पास, तो यक्का का पॉलिनेशन ही नहीं होगा, इसका तो जीवन संकट में, नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं आएगी कभी इसकी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। एक ऐसा फूल बनाया था मैंने, आपको याद है, वन शॉट ही याद दिला दो कि यहाँ पे उसके पॉलिनेटर्स लगे होते हैं, और कीड़ा जैसे ही अंदर घुसता है अपने एग रखने के लिए, एग रखने के लिए घुसता है, तो यहाँ पे पराग कोश है, पराग कोश, इस पे पराग कण चिपका देते हैं, अंडे रखने की सुविधा देता है। और भी एग्जाम्पल है, फिग है ना, अंजीर, उसका भी हम देखेंगे, अभी देखते हैं। पौधे भी जंतुओं के इस उपकार का बदला परागकणकर्ताओं को पराग या मकरंद आदि के रूप में पुरस्कार देकर करते हैं। अच्छा, कुछ चीटर्स भी है, ये आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है चीटर्स। क्या होते हैं चीटर्स? ऐसे परागकणकर्ता तो मैं नहीं कहूंगी, ऐसे कीड़े जो फूल में आते हैं, मकरंद भी चूसते हैं, तो फूल उनको क्या करना चाहिए, परागकण ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन वो मकरंद चूस के निकल लेते हैं, कोई परागकण नहीं ले जाते, उनको कहते हैं चीटर्स। एक हिंदी में क्या दिया है एनसीईआरटी में, एक बार देख लेना, चीटर्स कहते हैं इसको, ठीक है। चीटर्स को क्या कहते हैं, धोखेबाज, धोखेबाज जैसा ही कुछ वर्ड दिया होगा। चलिए नेक्स्ट है अंजीर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंजीर के पुष्प पौधे और जंतुओं के बीच में सहोपकारी संबंध का उल्लेखनीय उदाहरण है। अंजीर में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है, जरा लिख के बताएंगे मुझे। इन्फ्लोरेंस, कौन सा इन्फ्लोरेंस होता है अंजीर में, और फ्रूट कौन से प्रकार का होता है ये भी बता दो, है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पता चले मुझे क्या कर रहे हो। बना देती हूँ, ड्रॉ करने से शायद आपको याद आ जाए। ऐसा कुछ देखा हुआ आपने कभी, अंजीर देखा है सबने, मतलब अंजीर आप तो सूखा हुआ लाते हो बाजार से, क्लास 11th में जरूर ड्रॉ किया होगा इसको। ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं इस पे, दोनों तरह के, नर और मादा। अब क्या होता है, ये जो अंजीर है ना, इस अंजीर के अंदर एक कीड़ा आता है, क्या करने, वही अपने अंडे रखने और मकरंद चूसने। अब यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे नर व मादा पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है। अंजीर के पेड़ों की अनेक प्रजातियां किसी न किसी बर समझते हैं, बर एक कीड़ा है, बर बोलते हैं जिसको, कि परागकण प्रजातियों से घनिष्ठ संबंध बताता है, ठीक है। क्या होगा, जब वो कीड़ा, ये खुला हुआ रहता है, जब वो कीट जो है अंदर आता है क्या करने के लिए, मकरंद चूसने या अपने अंडे रखने, तो वो आता है तो इसके परागकण जैसे ही भाई टच होके तो जाएगा इनसे, इन फूलों से, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, टच होके जाता है तो इस पे परागकण चिपक जाते हैं, और फिर ये क्या करता है, वहां से निकल लेता है, परागकण इसके पीछे चिपके रहते हैं। फिर जब ये दूसरे फिग पे जाएगा, अंजीर पे जाएगा, तो वहां पे परागकणों को ट्रांसफर कर देगा। ऐसे फ्यूकस में भी होता है, फ्यूकस में है ना, ऐसे जो दो तरह के पुष्प होते हैं फ्यूकस में, एक तो होते हैं नर पुष्प और एक होते हैं बंद पुष्प, स्त्री पुष्प भी होते हैं। अब ये बंद पुष्प होता है ना, उस पुष्प होते हैं, उसमें ऐसा डंठल होता है पुष्प का, तो वो कीट जो है वो यहाँ पे अंडे रखने आता है, और अंडे रखने आएगा तो वही उसमें भी
पता चला आपको कौन से प्रकार का पुष्पक्रम होता है? हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम और सोरोनस प्रकार का फ्रूट मिलता है फिग के अंदर। अब तक तो आंसर आ गया होगा, चाहे कहीं से भी दिया हो, आपने गूगल पे सर्च करके भी दिया हो। चलिए, लैंगिक कपट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है भाई, बोर्ड में पूछे हुए हैं कई बार। क्या होता है लैंगिक कपट और छद्म? और आज जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं इन सब में नीट पे क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हैं इनके ऑलरेडी, इतने सालों में आ ही गए, कुछ भी नहीं छूटा है आज के टॉपिक में से, ठीक है, सब पे आए हुए हैं। तो क्या होता है, ये है लैंगिक कपट, यानी कि सेक्सुअल डिसेट या फिर सूडो कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होता है? मैथुन करना, है ना, वही फिजिकल रिलेशनशिप मेल और फीमेल के बीच, ठीक है। तो कॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन। अब ये सूडो कॉपुलेशन क्या होती है भाई? झूठा मूठा संबंध, यानी कि अगले को लग रहा है कि हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है या हम फिजिकल रिलेशनशिप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये कैसी कहानी है? तो जरा सुनो, ये दोनों ही एक ही चीज है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में मेडिटेरियन रीजन में पाया जाने वाला ऑर्किड जिसका नाम है ऑफ्रिस म्यूसिफेरा, ये क्वेश्चन है नीट का। इससे पहले वाले पे भी बने हुए हैं, लेकिन ये तो सीधा सीधा पूछा हुआ है कि निम्न में से लैंगिक कपट या छद्म मैथुन किस में पाया जाता है? आर्किड। आर्किड जो है उसका एक जाति है ऑफ्रिस म्यूसिफेरा, नाम याद रखना है आपको। ये है इसका फोटो। अब इसकी पंखुड़ियां देखो जरा, ये तो 3 ठीक है, सही दिख रही है। ये क्यों इतनी इतराई हुई है? ये जो है आपको लग रहा होगा कोई कीड़ा बैठा हुआ है, लग रहा है? सही पकड़े, ये कीड़ा बैठा हुआ नहीं है, इसने अपनी लीफ को एक कीड़े की तरह बना दिया है। किसके कीड़े की तरह? पढ़ो, इस पुष्प की एक पंखुड़ी यानी कि पेटल आकार, रंग और रूप में चिन्हों में एक प्रजाति की मादा मक्खी की हूबहू नकल करती है। एक मक्खी है, एक फ्लाई है, उसके जैसी ये दिख रही है, मादा मक्खी की तरह। मतलब उस मक्खी को ऐसा लगेगा कि ये फीमेल फ्लाई है। अब फीमेल फ्लाई है तो आपको पता है कौन आएगा इसके पास? नर आएगा। नर जब आता है इसके पास और इससे मैथुन करना चाहता है, कॉपुलेशन करना चाहता है, पर कैसे होगा भाई? ये तो है ही नहीं मादा, ये तो झूठा दिखावा है। छद्म, छद्म का मतलब वही, इसने ऐसा, और आर्किड ने अपने आप को बना रखा है उसको पटाने के लिए कि नर आएगा, मैं उस नर जैसे इस पे बैठेगा तो परागकण इस पे लग जाएंगे, फिर नर दूसरी जगह जाएगा दूसरे ऑर्किड पे, वही वहां पे भी सेम ऐसा ही फीमेल जैसी मक्खी बनी हुई है, उस पे जाएगा, फिर मैथुन करने जाएगा, फिर उसके परागकण वहां पे वर्तिकाग्र पे गिर जाएंगे। तो चालाकी कहते हैं इसे, स्मार्ट वर्क, ठीक है। नर मक्खी इसकी ओर आकर्षित होकर इसके साथ मैथुन का प्रयास करती है, अर्थात मक्खी को आकर्षित करने के लिए यह पुष्प लैंगिक धोखेबाजी यानी कि कपट का सहारा लेता है, षड्यंत्र रचा गया है। पुष्प के साथ कूट या छद्म मैथुन के दौरान नर मक्खी पर आर्किड के कुछ परागकण चिटक कर गिर जाते हैं। वो मैथुन करने के लिए भ्रमण करता है तो परागकण उसके ऊपर गिर जाते हैं। जब यह मक्खी आर्किड के किसी अन्य पुष्प के साथ छद्म मैथुन, अब भाई उसको तो हमेशा ही लगेगा, उसमें तो दिमाग है नहीं, वो फिर दूसरे आर्किड पे जाता है, सोचता है फीमेल मक्खी बैठी हुई है, उससे भी कोशिश करता है, फिर वो जो परागकण उस पे चिपके हुए हैं वो उस ऑर्किड पे गिर जाते हैं। तब यह परागकणों का स्थानांतरण कर देती है, अंत ऑर्किड में परागकण संपन्न हो जाता है। ऑर्किड का काम तो हो गया, बाकी जो भी हो। अब इसमें भी यही है, इसको कोई क्या नहीं हो रहा, इसको कोई नुकसान हो रहा है क्या? ऑर्किड को तो फायदा हो रहा है, मक्खी को एज सच कोई नुकसान नहीं हो रहा भाई। ठीक है, उसको जो नहीं मिल पा रही है, फीमेल नहीं मिल पा रही है, लेकिन नुकसान कहीं नहीं हो रहा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, ढूंढो। ठीक है, तो ये था, ये इस पे बहुत, इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे हुए हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। और जैसे कि मैंने कहा, तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। 1-2 गुड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आए साल के एंड में, तो मुझे भी मज़ा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए